सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राहुल सहाय और बीसीडब्ल्यू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के द्वारा ये वीडियो जो लाया गया है, इसके अंतर्गत हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो आखिरी के 60 दिन बीपीएससी 72nd के प्रीलिम्स के रह गए हैं, उन आखिरी 60 दिन में कैंडिडेट्स हिस्ट्री के सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, इतिहास के विषय को इन आखिरी के 60 दिनों में किस तरीके से अभ्यर्थी कैंडिडेट्स अप्रोच करें कि उनका मैक्सिमम क्वेश्चन 72nd बीपीएससी के प्रीलिम्स में बने। तो बात स्टार्ट करने से पहले सबसे अहम बात तो ये कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पूरे बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर पे। और अमूमन हिस्ट्री या इतिहास से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 20 से 30 क्वेश्चन, 20 to 30 क्वेश्चन जो है वो आपको हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। अगेन ये जो रेशियो है 20 से 30 क्वेश्चन, इसमें प्लस या माइनस 5 या 6 हो सकता है। तो अमूमन आपको 14 से लेकर 25 और कभी कभी वेटेज ज्यादा गया तो 30 क्वेश्चन तक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। अगेन हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये 3 खंड होते हैं हिस्ट्री के। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास। और आमतौर पर स्टूडेंट जो गलती करते हैं कि वो मिडिवल हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं। ये एक धारणा बनी हुई है कि सवाल जो आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे बीपीएससी का विगत 2 से 3 वर्षों में, तो आप पाएंगे कि बीपीएससी ने मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री के वेटेज को बढ़ाया है। तो जो पहले बातें होती थी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए और वहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आ गया, अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। बीपीएससी का ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो विगत 2-3 वर्षों में काफी बैलेंस्ड पेपर बीपीएससी बना रही है। और ये जो तुक्का लगाने वाली परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लोग जो है वो तुक्का मारकर जो आसान ऑप्शन दिया हुआ है उसको देकर निकल जाया करते थे, इन सभी चीजों को बीपीएससी ने खत्म करने का प्रयास किया है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको तीनों जो पार्ट हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों पार्ट पर आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। हाँ, ये सही बात है कि अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा है, लेकिन प्रश्नों के जो डिफरेंस हुआ करते थे पहले कि मॉडर्न हिस्ट्री से 70% क्वेश्चन पूछ दिया, 80% क्वेश्चन पूछ गया, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। ये एक गलत धारणा है कि हिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप इतिहास को समझ नहीं पाते हैं तभी आपको रटने की जरूरत होती है, और जो रट के प्रिपरेशन होती है हिस्ट्री की वो काफी टेम्पररी प्रिपरेशन होती है। आप ज्यादा सवाल अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएंगे तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे अगर नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इतिहास पढ़ा होगा तो नेहरू रिपोर्ट के विषय में आपको जानकारी होगी कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया। पहले जो होता था, आज से 4-5 साल पहले जो बीपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें अमूमन अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया और नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया है, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता था। इतना ही बीपीएससी सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चन पहले पूछा करती थी। तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक का 2-3 चीजें जो आपको पता होती थी तो पहले क्वेश्चन को टैकल करना आसान होता था। लेकिन अब क्या है कि अब क्वेश्चन जो है बीपीएससी वो यूपीएससी के तर्ज पे बना रही है, और यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी के क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तो अब आपको बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। तो नेहरू रिपोर्ट का अब जो क्वेश्चन जिस तरीके से आ सकता है नेहरू रिपोर्ट से, वो हो सकता है नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान पूछ दे, प्रोविजंस पूछ दे। जो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आजकल बीपीएससी पूछ रहा है कि आपको 3 से 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत सही है या फिर नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत गलत है। तो अगर आप पूरी तरीके से नेहरू रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं पढ़ेंगे और नेहरू रिपोर्ट में जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है वो क्यों है, उनके पीछे का लॉजिक अगर आप नहीं समझेंगे तो अगेन आप जो है कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, तो अब स्वदेशी मूवमेंट में पहले अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि 1905 से स्टार्ट किया गया है और स्वदेशी मूवमेंट जो है वो बंगाल विभाजन के बाद स्टार्ट हुआ है, तो यहां से सवाल आपसे बन
जाते। लेकिन अब जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वो हो सकता है स्वदेशी मूवमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हुए थे, जैसे कि स्वदेश बंधव समिति का बनना, या फिर लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो ठाकुर मार झूली लिखी गई थी दक्षिण रंजन मित्रा माजुमदार के द्वारा। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रकरण स्वदेशी मूवमेंट के दौरान चले हैं, उन सभी चीजों से अब बीपीएससी भी सवाल पूछेगी। और पहले यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं वो पूछे जा चुके हैं। अगर हम लोग बात करें तो जो यूपीएससी का क्वेश्चन का लेवल 2013 से लेकर 2016-17 तक हुआ करता था, तकरीबन उसी लेवल का क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी अब अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में सेट कर रही है। पहली बात तो ये कि आप चाहे वो आधुनिक इतिहास पढ़िए, चाहे आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़िए, चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हिस्ट्री के सवाल अब पहले की तरह नहीं बनेंगे और हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में टर्म्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग एक क्वेश्चन आपको टर्म्स से पूछेगा ही पूछेगा। जैसे बीपीएससी में खुद्स और मुकद्दम जो था वो बीच में काफी चला था कि खुद्स और मुकद्दम किसको कहते हैं। उसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री में आप जाइएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी काफी ज्यादा टर्म्स हैं, जैसे अयास। अयास जो है वो कहा जाता है आपको कॉपर को, तांबे को। श्यामा अयास जो है वो आयरन को कहा जाता है, लोहा को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री में टर्म्स हैं, टर्म्स से क्वेश्चन आपको आएगा। अच्छा, आपको ये अगर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेडिवल हिस्ट्री में जैसे कि खिलजी डायनेस्टी से क्वेश्चन आता है। तो पहले जैसे क्वेश्चन आ जाता था कि भाई खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, और इससे काम निकल जाता था। या फिर दिल्ली सल्तनत में पहली बार वो कौन सा शासक था जिसने दूर दराज के क्षेत्रों पर अटैक करना शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। इतना सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन लेकर आपका काम चल जाता था। लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि खिलजी के समय में ही जो दिल्ली सल्तनत है वो दूर दराज के क्षेत्रों पर क्यों अटैक कर पाई। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि दिल्ली सल्तनत को बने हुए 100 साल हो चुका था जब खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था, और इन 100 सालों में खिलजी डायनेस्टी के वजह से, खिलजी डायनेस्टी के समय तक आते आते दिल्ली सल्तनत में एक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता आ चुकी थी, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान दूर दराज के क्षेत्रों पर अटैक करने में सक्षम थे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आप रटिएगा कि वो खिलजी वंश था जिसके शासनकाल में दूर दराज के क्षेत्रों पर अटैक हुआ। और चीजों को अगर आप हिस्ट्री में रटेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, और बीपीएससी जिस तरीके का ऑप्शन दे रहा है वो अब कंफ्यूजिंग ऑप्शन देता है। पहले की तरह बीपीएससी के ऑप्शंस वेग नहीं होते हैं, अब जो ऑप्शंस होते हैं वो क्वाइट क्लोज होते हैं, काफी करीबी ऑप्शन दिया जाता है। तो रट के हिस्ट्री को अप्रोच करना ये अब काफी मुश्किल हो गया है। अगर आप इतिहास के सवाल बनाना चाहते हैं इस बीपीएससी में या फिर आने वाले बीपीएससी में, तो किताब पढ़िए, बुक्स पढ़िए, नोट्स के भरोसे मत रहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि नोट्स किसी भी टीचर का या किसी भी जो भी मार्केट में आपको मिलता है वो गलत होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन नोट्स किसी भी टीचर का आप तभी समझ सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट्स या फिर जो बेसिक चीजें हैं उस टॉपिक की वो पता हो। नहीं तो फिर आप नोट्स को रटिएगा, और मैं फिर से बोल रहा हूं कि रटने का जमाना गया। पहली बात तो ये, गेस पेपर के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अगर इन 60 दिनों में आपको पढ़ना ही है तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बार आपने किताबों को पढ़ रखा होगा, या फिर आपने लेक्चर्स कहीं भी आप कर रहे होंगे तो वो अटेंड कर रखा होगा, और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आप अभी रिवीजन के मॉडल पे होंगे। तो अगर आपने एक बार किताब पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बात करें तो बिपिन चंद्रा जो हो गए वो मॉडर्न हिस्ट्री में, या फिर सतीश चंद्रा मेडिवल हिस्ट्री में, या फिर आर एस शर्मा जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री में। इनफैक्ट आर एस शर्मा जो रामचरण शर्मा की किताब है एंशिएंट हिस्ट्री की, उससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स पता नहीं लगा पाते हैं कि भाई यह सवाल आया तो कहां से आया। आप मेरी बात मानिए, रामचरण शर्मा जो है, आर एस शर्मा का जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो किताब है, वहां से लगभग 85 to 90% क्वेश्चन जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री के होते हैं वो आर एस शर्मा से होते हैं। उसी तरीके से
मेडिवल हिस्ट्री में जो क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रेट आपको सतीश चंद्रा से पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग किताब पढ़ते नहीं हैं, ना टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया जाता है, जिसकी वजह से आपको हिस्ट्री में सवाल जो हैं वो आउट ऑफ द ब्लू दिखते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करते हैं या फिर करेंगे आने वाले दिनों में भी, तब आप पाएंगे कि स्ट्रेट क्वेश्चंस जो हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। गेस्ट पेपर या फिर नोट्स आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सकता है। एंड अगेन, फैक्ट का जमाना गया। ये सही बात है कि अभी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फैक्ट्स का वेटेज जो है वो हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ साथ और सारे सब्जेक्ट्स में भी काफी कम हुआ है। कॉन्सेप्ट्स पे अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट चीज ये है कि इन 60 दिनों में आप PYQ बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी, सटीकता जो है वो बढ़ेगी। और प्रीलिम्स में चूंकि नेगेटिव मार्किंग होता है तो काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सवालों को गलत करने से बचे। और अब तो ई ऑप्शन भी आ गया है, पहले वाली बात है नहीं कि आप जो हैं वो छोड़ के आ जाएंगे। वैसे ई ऑप्शन जो आया है ये एक वेलकमिंग मूव भी है, क्योंकि पहले जो भी ऐसा रिपोर्ट्स आता था कि लोग जो हैं वो छोड़ दिए हैं क्वेश्चंस को मार्क करना और बाद में फ्रीवलस मींस की तरह मींस से उन चीज़ों को फिर एडजस्ट किया जाता था। खैर, अब जो ई ऑप्शन आया है तो कम से कम ये रहेगा कि कॉपी पूरा भरा रहेगा, उसको टैंपर करने में अब दिक्कत होगी। तो खैर, जो ऑनेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको ये ई वाले ऑप्शन से डरना नहीं है। वो तो यही है कि अगर आप सवाल छोड़ रहे हैं तो आपको फिर ई ऑप्शन को कलर करना होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आप एक्यूरेसी लेवल आपका बढ़ना चाहिए अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं। तो अगर 110 115 आपको स्कोर लाना है तो उसमें आपको हिस्ट्री को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट एफर्ट टू इग्नोर 15 to 25 या फिर 30 क्वेश्चंस। ठीक है, हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट वेटेज है। और अगेन मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री को रटिए मत, हिस्ट्री को समझिए। जो भी आपके मेंटोर हैं, जिनसे भी आपने पढ़ा है या तैयारी की है, उनसे एक बार जाकर आप सिलेबस को और चैप्टर्स को थोरोली समझने की प्रयास कीजिए। अभी तो खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। अगर बुक्स पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है तो आप पढ़िए, नहीं तो जो भी आपके मेंटोर हैं उनसे आप चैप्टर्स के कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो हैं उनको क्लियर करवाइए। और PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना हो सके बनाइए ताकि आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चले। क्वेश्चंस को एनालाइज भी कीजिए कि अगर किसी साल ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन क्यों आया होगा, क्या रेलेवेंस है इस टॉपिक का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करते हैं तो आपको कम से कम एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी समझ आपको आती है। आपको ये पता चलता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। अब ये सब काम तो स्टूडेंट को करना ही होगा। और जो AEDO का पेपर अब आया है, तो AEDO के पेपर में अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के सवाल, तो वो कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ रिसर्च मोड पे भी गया हुआ है। जैसे कि आपसे पूछ दिया गया है कि कपूर मंजरी जो है, कपूर मंजरी एक किताब थी, एक पुस्तक थी, उसमें क्या थीम था, किस चीज पर कपूर मंजरी लिखी गई है। अमूमन ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये आपको दर्शाता है कि BPSC चाहता है कि जो प्रिपरेशन का जर्नी हो कैंडिडेट्स के लिए वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो। तो जैसे कि आपने इतिहास में कपूर मंजरी पढ़ा, टीचर ने आपको बता दिया कपूर मंजरी। अब क्या आपका इंटरेस्ट आगे था कि नहीं, कि आपने इस किताब के विषय में नेट से रिसर्च किया कि नहीं। तो जो AEDO का क्वेश्चन आया है उसमें आप देखिएगा कि ऐसे 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट अगर होते तभी सॉल्व होता। अगर कैंडिडेट्स ने बीड़ा उठाया होता उस टॉपिक को और ज्यादा समझने की थ्रू इंटरनेट, तब जाकर वो क्वेश्चन सॉल्व होता। तो AEDO का जो पेपर था हिस्ट्री में या फिर और सब्जेक्ट्स में, वो कुछ हद तक स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर भी बेस्ड किया गया था। और अगर BPSC में कुछ क्वेश्चंस AEDO टाइप के आते हैं
तो आपको थोड़ा मोड़ा इंटरनेट का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन के दौरान जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि लॉर्ड कर्जन आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान देखने को मिलेंगे, तो लॉर्ड कर्जन को एक बार गूगल कर लीजिए कि कब से कब तक लॉर्ड कर्जन आए हैं, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ है। बाल गंगाधर तिलक के विषय में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीजी तिलक को पढ़ते पढ़ते एक बार गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया में देख लीजिए बाल गंगाधर तिलक के विषय में कि क्या क्या काम उन्होंने किया है। हो सकता है कि ये सारी चीजें आपकी किताब और नोट्स में ना हो, लेकिन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगेन बाल गंगाधर तिलक आपके सिलेबस में है। उसी तरीके से एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही कि होम रूल लीग इन्होंने बनाया, बिहार में भी होम रूल लीग इनका चला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी ये, और अड्डियार में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। ये सब चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। साथ ही साथ एनी बेसेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो एनी बेसेंट को गूगल कर लीजिए, और एनी बेसेंट के विषय में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अगर आपको मिलता है तो उसको भी आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके के रिसर्च बेस्ड रिसर्च मोड और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये दोनों अब जरूरी है, और सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, बाकी आप हर एक सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो आपको स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस कर कर बीपीएससी क्वेश्चन बना रही है। तो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो आपकी तैयारी आधी अधूरी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहां से सॉल्व करेंगे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा नाम ही बता रहा है कि ये ऐसे सवाल जो बीपीएससी पहले पूछ चुकी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो संग्रह है, जो कंपाइलेशन है, वो लगभग हर एक आपको बुक मैगजीन स्टॉल्स में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो अहम हो जाते हैं। क्वेश्चन तो आपको सब जगह सेम ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो बीपीएससी ने पूछा है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी पब्लिकेशन हाउस जो है वो क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपको दे दिया, लेकिन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कि वो ऑप्शन क्यों हुआ सही, ये काफी जरूरी हो जाता है। तो ऐसे पब्लिकेशन या फिर ऐसी किताबों का पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हुआ हो, ठीक है। तो अगर आप लोग बीसीडब्ल्यू की बात करेंगे तो हमारा जो है तर्कश हम लोगों का पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और इसमें हम लोगों ने काफी क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन चीजों की दी है। तो आप हमारे बीसीडब्ल्यू के तर्कश जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है उसको आप रेफर कर सकते हैं। नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, आपको जिनकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक जो है कंपाइलेशन आपको सही लगती है, एक्सप्लेनेशन जिसमें आपको लगता है सही लगता है, वो आप पढ़े। मुद्दा सिर्फ यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एक बार बने होने चाहिए, और साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज एक अहम रोल होता है, और हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स में जितना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा उतना ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ेंगे, और किसी भी तरीके से आपको 110 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस करना है। अपना टारगेट आप 120 से 125 का रखा कीजिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप जो है वो टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स में। टेस्ट सीरीज के साथ साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो सैंपल पेपर, जिसको नमूना प्रश्न पत्र कहते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। सैंपल पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर बीसीडब्ल्यू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला की बात करेंगे तो हमारा भी जो है वो सैंपल पेपर अवेलेबल है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने अस्त्र नाम दिया है। तो तर्कश और अस्त्र, तर्कश हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, और अस्त्र जो है वो हमारा सैंपल पेपर है। इन दोनों को आप बना सकते हैं। अगर आपको ये दोनों नहीं बनानी है तो जो भी, अगेन मैं कह रहा हूं कि जो भी आपको सैंपल पेपर अच्छा लगता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पब्लिकेशन का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है, आप उन पब्लिकेशन को, उन बुक्स को, आप क्वेश्चंस को बनाइए, और फोकस कीजिए कि अपने इस लास्ट मोमेंट में रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रिवीजन से आपके क्वेश्चंस के गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, आप सिली मिस्टेक्स करने से बचते हैं। रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको सिली मिस्टेक से बचाती है, और आपके एग्जाम में आप पाएंगे कि ऐसे 10 क्वेश्चंस ऐसे होते ही होते हैं जो आपको पता था लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गया, और उन 10 क्वेश्चंस की वजह से फर्दर आपकी नेगेटिव मार्किंग आती है, जिसकी वजह से आपका स्कोर और भी कम हो जाता है। तो जो
रिवीजन है, रिवीजन बहुत जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं। और ये जो लास्ट मोमेंट है अब प्रिपरेशन का, इसमें आप कम से कम 7 से 8 घंटा जो है, 7 to 8 आवर्स आप अपने सेल्फ स्टडी को दीजिए, अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम लेक्चर्स। अगर आप कहीं पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे क्लासरूम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि 7 से 8 घंटे अब आप निकालिए रिवीजन के लिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिना इसके नहीं होगा। एंड अगेन, इस भरोसे अब आप मत रहिए कि वन लाइनर और क्वेश्चंस जो हैं वो आप रट लिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वन लाइनर्स अब आपको बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक नहीं करा सकता है। तो लास्ट के 60 दिन बचे हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को कोशिश कीजिए कि आप 4 दिन में खत्म कीजिए, मिडीवल को 4 दिन में और मॉडर्न हिस्ट्री को 4 दिन में। अगर आपने शुरुआत से पढ़ रखा है, अगर आपका सिलेबस वाकई में कंप्लीट कराया गया है, तो 4 दिन इनफ है एंशिएंट के लिए, 4 दिन इनफ है मिडीवल के लिए, 4 दिन इनफ है मॉडर्न के लिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, या फिर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया नहीं गया है, तो फिर 40 दिन में भी हिस्ट्री नहीं होगा। ठीक है जी। तो 4-4 दिन में मिडीवल, मॉडर्न और एंशिएंट को आप पढ़िए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जैसे कि जो आप लोगों ने सुना भी होगा एनसीईआरटी आप पढ़िए। तो अगेन आरएस शर्मा की बुक जो आती है एनसीईआरटी की, या फिर आरएस शर्मा का जो किताब आपको आता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र जो किताब है उनका, इंडियाज एंशिएंट पास्ट, वो आप रेफर कर सकते हैं। सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री रेफर कर सकते हैं, और बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इसीलिए क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वो फैक्ट्स है। पहले स्पेक्ट्रम का वेटेज ज्यादा होता था क्योंकि क्वेश्चन फैक्चुअल आते थे। अभी भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीपीएससी ने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी फैक्चुअल जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अमूमन स्पेक्ट्रम से रहते हैं। तो स्पेक्ट्रम आप पढ़िए, लेकिन अब आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पे निर्भर मत रहिए। 1757 से लेकर 1857 तक की जो हिस्ट्री है उसके लिए आप फोकस कीजिए स्पेक्ट्रम पे, और 1857 से लेकर 1947 तक का जो डायमेंशन है उस पे आप फोकस कीजिए बिपिन चंद्रा पे। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार स्पेसिफिक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिहार स्पेसिफिक से आपको अमूमन 10 से 12 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो ऑल टुगेदर बिहार स्पेसिफिक 10 to 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, और बिहार स्पेसिफिक में जो सोर्स हैं वो फ्रैगमेंटेड हैं। Isn't it? बिहार स्पेसिफिक बहुत हद तक आपके क्लासरूम लेक्चर से ही कवर हो पाता है। बिहार स्पेसिफिक में जो भी आपको स्रोत हैं, जो भी कंटेंट है, वो काफी फ्रैगमेंटेड है। मार्केट में आपको बहुत सारे सोर्स मिलेंगे जो बिहार स्पेसिफिक होने का दावा करेंगे, और बिहार से रिलेटेड चीजें भी उनमें रहेंगी, लेकिन उनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसा है जहां से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, इसके लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जहां पर भी आपके प्रोफेशनल, आपके जो पर्सनल मेंटोर रहे हैं, या फिर जहां से भी आपने तैयारी की है, तो कोशिश कीजिए कि उनसे जो आपका बिहार स्पेसिफिक पार्ट है वो कवर करवाइए। आप बिहार स्पेसिफिक को ना इग्नोर कर सकते हैं, ना बिहार स्पेसिफिक को आप रट सकते हैं। अगर अगेन रटने का तो आप रट सकते हैं, लेकिन अगर क्लोज ऑप्शन आ जाएगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ट्रेडिशनल तैयारी जो पहले होती थी, एग्जाम से 2 दिन पहले उठे और चीजों को पढ़ लिए और क्वेश्चन आ गया, या फिर कुछ गेस्ट पेपर पढ़ लिए, वहां से कुछ क्वेश्चन लड़ गया, वो सब अब होने वाला नहीं है। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी, और 60 दिन जो है इट इज मोर देन इनफ। अमूमन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते रहते तो आप देखते कि यूपीएससी के कैंडिडेट जो होते हैं वो लास्ट के 20-25 दिन में जो है अपनी तैयारी को एक नया स्पीड देते हैं, और 20 to 25 डेज में सारी चीजों को कंसोलिडेट कर लेते हैं। आपके पास तो 60 दिन है, इजंट इट? और आपको उतना कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं पढ़ना है जितना यूपीएससी वालों को पढ़ना होता है। तो 60 डेज अभी भी आपके पास समय है कि आप अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, अभी भी आप गेम बदल सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में है, बशर्ते कि इन 60 दिनों में आप सही दिशा से तैयारी कीजिए। इन 60 दिनों को बर्बाद मत कीजिए।
किसी के बोलने या किसी के डीमोटिवेट करने से डीमोटिवेट मत होइए। अभी भी आपके पास पर्याप्त मतलब समय है। टेक्स्ट बुक को रेफर करना स्टार्ट कीजिए और जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए और अपने मेंटोर्स से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर जोर दीजिए, बिहार स्पेसिफिक के लिए भी और साथ ही साथ एंशियंट मिडीवल मॉडर्न के लिए भी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि तीनों पार्ट जो हिस्ट्री के हैं, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, उनको इक्वल वेटेज दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिए कि अगर जो क्वेश्चंस आए हैं तो वो किस तरीके के आए हैं। एईडीओ का जो पेपर आया है इसने बहुत हद तक ये साफ कर दिया है कि बीपीएससी अब नए सिरे से क्वेश्चंस पूछेगी। हो सकता है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो यूपीएससी के तर्ज पे ना पूछ दे, लेकिन धीरे धीरे अब बीपीएससी जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जोर दे रही है एंड आई होप कि आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और अगेन मैं फिर से कह रहा हूं कि नोट्स या गेस्ट पेपर वो उनके लिए होता है जिन्होंने किताब पढ़ रखी होती है, जिनके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन चुकी होती है। जो फ्रेशर्स होते हैं, अगर वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि नोट्स पढ़ने से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आप गलत समझ रहे हैं। नोट्स अगर आप किताब की क्लैरिटी नहीं है तो नोट्स आपको भ्रमित भी कर सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रिपरेशन के दौरान आप बुक्स रेफर कीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में वो स्ट्रेट फ्रॉम द बुक होते हैं। हां, पहले की तरह सरफेस वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब आपको टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन अगेन ये डीप अंडरस्टैंडिंग, ये एक्सप्लेनेशन सब आपको आपके बुक्स में मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट। क्वेश्चंस पेपर बनाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते रहिए और साथ ही साथ गो टू बुक्स। एक बार तो किताब आप पढ़िए ही पढ़िए और अपने मेंटोर से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर जोर दीजिए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।